जोरदार ताली बजाओ आप। उनके सहयोग के रूप में जो कलाकार है रजत मेहरा जी, कुणाल भैया और आकाश भैया, ये भी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 8th क्लास से ही नाटकों में भाग लेना शुरू किया और आज बड़े से बड़े मंचों पर वो नाटक अभिनय करते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों में भी जिन्होंने अभिनय किया है ऐसे आज हमारे बीच में आए हुए हैं। इस नाटक को बेटे केवल देखना ही नहीं, देखने के साथ साथ सीखना भी है कि कितनी गहराई पकड़े हुए नाटक है। आप भी कभी, हमने भी रेजोनेंस में बहुत सारे नाटक आपको दिखाए, सोरी बेटा दिखाया इधर से, पिछली बार कौन सा किया था अपन ने, हर साल कुछ न कुछ नाटक करते हैं हम, ठीक है ना। दुलारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कितना खूबसूरत हुआ करता था वो बचपन, कितना हम लोग भी जाया करते थे मैदानों की ओर, खेतों की ओर, हाथ में साइकिल का वो टायर लिए। सच में बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करता था उस समय। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब बिल्कुल ऐसे नहीं थे, वो हर दम कॉपी किताब खोले बस बैठे रहा करते थे। पढ़ाई के बड़े ही अध्ययनशील थे, हर दम बस उनकी किताब खुली रहती थी। दिमाग को आराम देने के लिए वो कॉपी के पीछे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मैना, इन सब की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो ऐसी शब्द रचनाएं करते जिसका कोई अर्थ ही ना हो। मसलन एक बार मैंने उनकी किताब पर ये इबारत देखी, पता है क्या लिखा हुआ था? नहीं आ रहा, लिखा हुआ था स्पेशल अमीना। इस तरह का। अब मैंने कोशिश की कि क्यों ना इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मगर असफल रहा, क्योंकि वो बड़े भाई साहब थे। भाई उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए तो छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। दोस्त लोग आ जाते थे बार बार बुलाने और फिर मैं भी चल जाया करता था। लेकिन आप सभी को मैं ये कहानी ऐसे बोल करके क्यों सुना रहा हूँ? क्या हो अगर मैं आप सभी को बिल्कुल लाइव दिखा दूं? क्या कहते हो? दिखा दूं? देखिए भाई, वो था 2020 और आज चल रहा है 2050। दुनिया बड़ा डिजिटल और वही 50 है। कहाँ जी रहे हो? दिखाता हूँ मैं आपको लाइव। एक सेकंड, ये मेरा रिमोट कंट्रोल आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये डिजिटल है। मेरी और भाई साहब की कहानी कहाँ गई? शायद दिन में है, दिन में देख लेना। हाँ ये तो अरे सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मन आते ही जान चली जाएगी। ये तो सिकंदर ने भी नहीं था सोचा, आने से पहले खुशी
लौट जाएगी। हमने सोचा था क्या और क्या से क्या हुआ, जा रहे हैं आज ये जमाने को बता के। ये क्या ये क्या हो गया। चलो तुम जाओ 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 जाओ, बहुत खेल लिए, जाओ। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। एक दिन किताब लेकर भी बैठना मुझे तो पहाड़ लगता था, पहाड़। और मौका पाता ही निकल जाता हॉस्टल से। कभी कंकड़ियां उठाता, कभी कागज की बनी तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई सांप मिल जाए। ऐसा फिर तो पूछने ही क्या और कहने ही क्या, भाई साहब मिल जाते तो दौड़ लगा के चल जाते तालाब में, वहां खेलते दोस्तों के साथ, कभी क्या और कभी क्या। लेकिन जैसे ही घर में लौटता, भाई साहब का वो रूप देख करके मेरे प्राण छूट जाते हैं। उनका पहला सवाल ही पता है क्या होता है? ऐसे थम थम करके चलते। कहाँ थे नवाबजादे? ये सवाल हमेशा मुझसे इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल और केवल मौन था। पता नहीं मुंह से ये क्यों नहीं निकल जाता। अरे पास ही में तो खेल रहा था, जब देखो तब डांटते रहते, किधर थे नवाबजादे, क्या कर रहे थे। हमेशा हमेशा मेरा मौत उनसे सब कह देता कि आप मुझे अपना अपराध स्वीकार है, आप जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं, डांटना चाहें डांट सकते हैं। और फिर भाई साहब के पास कोई चारा नहीं बचता था। रोज से मेरे शब्दों से मेरा सत्कार करने लगते थे। हमेशा बोलता था अंग्रेजी पढ़ी, इतिहास पढ़ा, ये पढ़ा। आवाज आ गई छोटू। अंग्रेजी पढ़ी क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा बी फॉर बबलू डब्लू, बी फॉर बबलू, सी फॉर चबलू, डी फॉर डब्लू। इस तरह अंग्रेजी पढ़ो, इस तरह मतलब इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहना, क्योंकि एक शब्द भी नहीं आएगा। तो अंग्रेजी पढ़ना कोई ऐसी खेल है कि चाहे जो पढ़ ले, नहीं तो कोई भी हेरा फेरा नत्थु खेरा सब अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती, खून जलाना पड़ता, तब कहीं जाके ये विधा आती। और आती क्या है? कहने को आ जाती है, पर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। सर मैं इतना डफोरसन हूं तो मुझे भी देख करके नहीं सीखते अंग्रेजी? मतलब अंग्रेजी इतनी आसान है, फिर कोई भी हेरा फेरा नत्थु खेरा सब अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। मतलब फिर तो ना भाई साहब
वो कबाड़े वाला वो आपके घर के बाहर आके ऐसा थोड़ी बोलता, ये ना लिया, पाँच में लिया, पेपर का रद्द लिया। वो शालीनता से आपके गेट के बाहर आता, शालीनता से आपके गेट की कुंडी खटखटाता और फिर आपसे पूछता, हेलो सर, would you like to give me some newspaper please? Would you like to give me some iron please? इतना आसान नहीं है, आई बात समझ में? अरे इतने, हाँ ठीक है, इतने मेले तमाशे होते हैं, क्रिकेट और हॉकी के मैच तो चलते ही रहते हैं, मैं कभी जाता हूँ आसपास भी नहीं पटकता। उसके बाद भी एक ही कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते हैं, पास ही नहीं हो पाता। और तुम जो समझते हो खेल कूद में उम्र गवा के पास हो, नहीं नहीं अव्वल आ जाओगे, अव्वल, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट रैंक है। इतना आसान, इतना आसान। मेरे फेल होने पर मत जाओ, लाख फेल हो गया पर तुमसे बड़ा। जिंदगी का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है और इस तजुर्बे की बराबरी तुम कभी भी नहीं कर सकते। फिर तुम चाहे जो पढ़ाई पढ़ लो, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझे बात? और अगर दादा की गाड़ी कमाई के रुपये ऐसे ही बर्बाद करने हैं तो बेहतर है घर चले जाओ। और अब क्या घूमने की तरफ ऐसे मुंह बना के बैठो, खड़े हो, चलो उधर बैठो, पढ़ाई करो। और मुझसे तो समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। टी शर्ट देखिए इनकी, उल्टी पहन रखी है, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। पर इनकी ये डांट सुनकर मैं भी आंसू बहाने लगता। आखिर जवाब ही क्या था मेरे पास? गलती मैं करूंगा तो डांट भी तो मैं ही सहूंगा ना। इनके पास कोई चारा नहीं था, हमेशा डांटते रहते। अरे जरा देख ले, मैं सोचने लगता क्यों ना जब घर चले जाऊं। अरे जो काम बस के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? नहीं होती पढ़ाई, होती तो नहीं होती, क्या करूं मैं? पर कोई चाला भी तो नहीं है। थोड़ी देर के बाद में मन इरादा करता क्या अब मन लगा करके पढ़ाई करें, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अरे चटपट एक टाइम टेबल बना था, बिना कोई स्कीम तैयार करे, बिना कोई नक्शा बनाए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत तो उड़ ही जाती। सुबह 6 बजे उठना, हाथ मुंह धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 9 बजे स्कूल जाना, 3 बजे स्कूल से वापस आना, आधा घंटा आराम और 11 बजे तक फिर पढ़ाई और फिर कहीं जाकर के आराम। मगर टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना वो दूसरी बात है। पहले दिन से टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती है। भाई मुझे तो याद आती वो मैदान की सुखद हरियाली, हवा की वो हल्के हल्के ठंडे ठंडे झोंके, फुटबॉल की वो तेजी और फुर्ती, वो कबड्डी के वो दाव घात मुझे अपनी ओर खींच ले जाती। और फिर मैं वहां जाकर सब कुछ भूल जाता, कहाँ वो आपको पुस्तकें और कहाँ वो जानलेवा टाइम टेबल, इनकी भी याद नहीं रहती थी। और फिर भाई साहब को फिर से मुझे डांटने का मौका मिल जाता। वो तो इसी रात में रहते, मैं घर में इस तरह दबे पे रहा कि उनको खबर ना हो। उनकी नजरें चील की निगाह मेरी ओर अड़ी रहती थी कि उनकी नजर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा हमेशा ये गर्दन पर नंगी तलवार लटकी मालूम होती थी। फिर भी जैसे इंसान मौत और विपत्ति के बीच में मोर माया के बंधन को नहीं छोड़ता, जकड़े रहता है, उसी प्रकार मैं भी खेल कूद का तिरस्कार बिल्कुल नहीं कर पाता था और निकल जाया करता था खेलने। फिर चाहे जो भी हो, मैं नहीं डरता था भाई साहब से। अभी जाता हूँ खेलने, फिर देखते क्या करते हो मेरा।
एक सेकंड, टाइम टेबल निकाल दो, नहीं तो भाई साहब देखेंगे तो बोलेंगे टाइम टेबल बना लिया, नवाज जाते हैं और अमल नहीं कर रहा है, हम तो निकल जाए। भाई साहब बाजार तुमने देखा भाई साहब को? गए टाइम में गए, मारेगा नहीं, मार के गए वो साहब कोने में भर दिया, कितना अच्छा लग रहा है, एक फोटो नहीं देते? नहीं, तेरा फोटो नहीं लूंगा। अरे वो स्नैपचैट से ले, आजकल नया फीचर आया उसमें दादी मुझे ले ले, आ लिए आगे मुझे बताओ दिया ये नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, आते ही चाँद चली ये तो सिकंदर ने भी नहीं था सोचा, आने से पहले खुशी लौट जाएगी, हमने सोचा था क्या और क्या से क्या हुआ, जा रहे हैं आज ये जमाने को बता के, ये क्या होगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ तो मेरी किस्मत होगी तेरी, नहीं है बात न मानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ बीच यारा फोटो मेरी खींच, किस्मत होगी तेरी जो तू नहीं है बात न मानी। ये पता है क्या है? पता है? मेरा रिजल्ट है। कौन बोला फेल हो गया? ये एग्जाम है, सहयोग कुछ ऐसा बैठा कि मैं हो गया पास, लेकिन भाई साहब हुए। फिर इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाई साहब को आड़े आ चलूं और उनसे जाकर के कहूं, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या, अंग्रेजी पढ़ी, इतिहास पढ़ा, नहीं पढ़ा, कहाँ गई बोलो। लेकिन भाई साहब दुखी और उदास जी में आया कि क्यों ना उनसे जाकर के माफी मांग लेता हूं। अरे सुनो ना यार, तुम लोग तो सुनते नहीं हो यार, मैं बात हो गया, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। मेरा आत्मसम्मान बढ़ने लगा, सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया, पास हो गया। भाई साहब ने अब अगर मेरी फजीयत की मुझे डांटा तो साफ साफ कह दूंगा, अरे आपने अपना खून जला करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया, मुझे देखिए, मुझे से खेलता भी रहा, कूदता भी रहा, और कक्षा में फर्स्ट भी हूँ।
जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस मुझे में नहीं था, लेकिन पता नहीं उनको कैसे पता पड़ गया। भाई उनकी सहज बुद्धि बड़ी थी। एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक मैं मैदान में खेलता रहा, और जैसे ही शाम को घर पे लौटा तो उनका वो भयानक चेहरा देख करके मेरी रूह कांप गई। वो वहां रूम से बाहर आए और आते ही मुझे डांटने लगे। अहंकार, ईगो, क्या बात, इतना घमंड है? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? वो भी तो एक कक्षा पास की है, इसमें इतना घमंड? तब तो पढ़ लिया भाई साहब, बढ़ चुके आगे। भाई साहब, ये अंधे के हाथ बटेर लगी है, और बटेर केवल एक आध बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। हाँ, पर घमंड हंसाया क्या? हम भी आया करते थे कभी, आया करते थे, अब नहीं आते, नहीं आते तो नहीं आते, आगे आ जाएंगे, उसमें क्या है? ये तो घर की खेती है, इस साल पास नहीं होता, अगले साल हो जाएंगे। हर कक्षा आपको कुछ नया सिखाती है, पर आपको घमंड आ गया। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, रावण का हाल तो पढ़ाई होगा, उसके कैरेक्टर से कौन सा उपदेश लिया आपने, या बस यूं ही पढ़ गए? रावण भूमंडल का स्वामी था, आग और पानी के देवता उसके दास थे, पर उसका अच्छा क्या हुआ? अंत में उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं होता, चुल्लू। यही हाल शैतान का हुआ। शैतान को यह घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त ही नहीं है। क्या हुआ? शाहिर ने भी अहंकार किया था, भीख मांग मांग करके मर गया। और अभी तो आपने केवल एक कक्षा पास की है, अब इसे इतना घमंड? तब तो आप पढ़ लिए, पढ़ चुके आगे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। जिंदगी का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा। मेरी कक्षा में आओगे ना तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना आसान समझते हो? अरे 8 तो हेनरी गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद रखना क्या आसान है? लिखो हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां, सारे नंबर गायब, सिफर भी नहीं मिलता। सिफर भी हो किस ख्याल में? साला इन नवाबों को यार नाम भी नहीं पूछते, मुझसे पूछते। 10 लाख नाम बता देता, 10 लाख। 10 लाख ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हुए। 10 नहीं तो 5 लाख बता देता। 5 ही ज्यादा है। अरे तो 5 नहीं तो 1000 बता देता तू अपनी देख। ज्योमेट्री तो खुदा की पना। अ ब ज की जगह अ ज ब लिखा, सब नंबर गायब। अरे कोई इनसे ये तो नहीं पूछता कि दाल चावल रोटी खाओ या चावल दाल रोटी, बात तो बराबर ही है ना? पर नहीं साहब, ये तो चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और परीक्षा में वही सब लिखे जो किताब में लिखा है, और इसी खुराफात को शिक्षा कहते हैं। अब कह दिया साहब के समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, अब क्या करोगे आप? परीक्षा हॉल छोड़ के भाग जाओ? नहीं, अब कलम हाथ में लिए, कॉपी सामने खोले, रो इनके बाप के नाम को। अरे यार, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी चीज है। इससे व्यक्ति के जीवन में संयम आता है, उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। पर इस फोकट की बात के लिए 4 पन्ने लिखो है? नहीं, हमारे पास और कोई काम नहीं है, घर जाके खेले भी नहीं, रोटियां भी नहीं खाए, यही काम करें पूरा दिन।
तो लाला मेरी कक्षा में आओगे ना तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। इस साल पास क्यों हो गए भाई साहब, पैर ही जमीन पे नहीं रख रहे। पढ़ाई करना, पढ़ाई कर। अरे स्कूल का समय हो गया था और ना जाने कब ये उपदेश माला समाप्त होती। अरे आज तो खाना भी नहीं स्वाद सा लग रहा था। मानो कि जब पास होने पर ही, वो भी फर्स्ट डिवीजन, इसी में ही आदमी इतना सुना रहा है मुझे। तो एक बार सोचो अगर मैं फेल हो जाऊं तो ये तो मुझे जिंदा ही। भाई मैं पढ़ता भी था, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता भी था, लेकिन इतना कि डेली का काम डेली पूरा हो जाए और क्लास में मुझे बेइज्जत भी ना होना पड़े। लेकिन अब जो मैंने अपने ऊपर विश्वास पैदा किया था कि मैं हाँ पास हो सकता हूँ, खेल कूद कर, वो भी मुझे खत्म सा लग रहा था। फिर वही जैसे चौड़ा जैसा जीवन मेरा कटने लगा। जा रहा हूँ, स्कूल का समय हो चुका है, मिलता हूँ आप लोगों से। आ रहा हूँ। अरे सुनना यार, पतंग उड़ाने को। चले पतंग उड़ाने। मैं पतंग, लेकिन मैं उड़ाऊंगा। मैं गिर गया। क्या क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? हाँ दिल दरा तू क्या करूंगा? तू करने वाला, ठीक है? कंधे क्या होते हैं? अरे अंदर डाल के याद आ गया, मैं कंधे बांधूंगा। हाँ तो अंदर वाला, तो इधर तू अंदर डाल। हाँ इतनी पतंग डाल। अब हमें लगा था नया शो, पतंग उड़ाने। पूरा दिन बस पतंगबाजी में निकल जाया करता, लेकिन अब मैं बड़ा भी हो चुका था। भाई साहब अब चुप से रहने लगे। नहीं ओए, वहाँ बैठ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ वहाँ पर, आवाज नहीं करना। तो मैं डरता था मालूम। बैठ 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 बैठ। हाँ मैं तो बता रहा हूँ ना। हाँ तो गांधा, मैं गांधा, मैं पतंगबाजी में था। तो मुझे लगा था नया क्या तो मुझे लगा था नया शौक पतंगबाजी। पूरा दिन अब बस पतंगबाजी में निकल जाएगा। लेकिन भाई साहब फिर तुम बैठा ना यार, वो लोग बातें कर रहे, फिर मुझे नहीं देख रहे वो, मैं मारूंगा बाद में। तू बात जैसे अब भाई साहब बहुत मन से पढ़ने लगे। कई बार मुझे डांटने का मौका पाकर भी वो नहीं डांटते,
शायद अब उन्हें लगने लगा था कि मुझे डांटने का मौका वो खो चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं था गलत। एक दिन हम लोग मार्केट में पतंगे ढूंढ रहे थे। आसमान से जाते उस पतंग को हम जैसे ही पकड़ने लगे, ओए पकड़ना हो रही है, तुम पकड़ो। हम पकड़ने लगे और वहीं भाई साहब पहुंच गए, पता नहीं कहां से। उन्होंने तो वहीं मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाने लगे, हाँ। ये एक मिनट तुझसे बात में नहीं। अरे हाय, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन, एक लखन। उस दिन मैं बाजार में यही देखूं कि इसके साथ एक और। अब मेरा घर भी तुमने पतंग खाना बन रखा है। और तुम, अरे इन लड़कों के साथ तुम्हें 50-50 पैसे की पतंगे उड़ानी शर्म नहीं है? कम से कम ये तो ख्याल करो कि तुम छोटी कक्षा में नहीं रहे। अरे कम से कम तुम नहीं हो, इसमें कोई शक नहीं, पर वो दिमाग किस काम का जो अपने हाथ पैरों की स्वयं हत्या कर रहा है। खैर, तुम अब अपने दिमाग में ये समझते होंगे कि मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार तो रहा ही नहीं, और रहा भी है तो बहुत कम। पर मियां, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, जिंदगी भर रहूंगा। इसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। एक बात बताओ, हमारे अम्मा कौन सी कक्षा में गई? पिताजी ने कौन सी कक्षा पास की है? 6ठी या 7वीं के आगे नहीं पढ़े होंगे। लेकिन उन्हें हमें समझाने और दिवारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमसे बड़े हैं, इसलिए कि उन्हें जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है तुमसे और हमसे। मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें समझा सकता हूं। मेरे रहते तुम गलत राह नहीं चल पाओगे। इस बात को गांठ बांध लो। अरे अपने हेडमास्टर साहब को देखो, एमए है कि नहीं, ऑक्सफोर्ड के, और उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। पहले खुद घर का खर्च चलाते थे, खर्चा पूरा ही नहीं पड़ता था, कर्जा लाइन लगा के खड़े रहते थे। और जब से उनकी माताजी ने घर का खर्च संभाला है, जैसे घर में लक्ष्मी जी आ गई हूं। और तुम यूं समझते हो कि मैं तुम्हें कुछ कहूं भी नहीं। हाँ, क्यों कहूं? अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, मुझसे भी एक क्लास आगे निकल गए। निकल सकते हो, लेकिन जिंदगी की रेस में आगे नहीं निकलो। जो कुछ कह रहा हूं उसको गांठ बांध, क्योंकि कल को अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे पास क्या चारा रहेगा? दादा को फोन कर दोगे सिर्फ, लेकिन दादा हो तो न तो फोन करें या डॉक्टर को बुलाएं, पहले मरीज पहचान के खुद इलाज करेंगे। जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। हम और तुम क्या करते हैं? 20-22 तक सारा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर उसके बाद धोबी और नाई से मुंह चुराते हैं, मेस वाले के तो पीछे से जाते हैं। लेकिन जितना हम और तुम आज खर्च कर रहे हैं, इतने में हमारे दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और बहुत बड़े कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर के कुल 15 लोग थे। कितने? 15। जानता हूं मैं, मेरी बातें इस समय खराब लग रही हैं कि मैं तो फेल हो गया हूं ना, मैं तो कुछ समझा भी नहीं सकता। नहीं, मेरी बातें दरअसल जहर लग रही होंगी, जहर लग रही। नहीं भाई साहब, आप बड़े हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपसे मैं पढ़ाई
और देखना पतंग भी नहीं उड़ा होगा। पतंगे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचा था पतंगे उड़ाने। मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के। अगर कुछ गलत रहा तो गगन के तले से पतंग उड़ी है। कैसा लगा? जोरदार ताली बजाओ लेकिन इस वक्त। ये थी एक छोटी सी कहानी। 10th क्लास के कितने बच्चे हैं इसमें? कैसी लगी आपको? जो पढ़ा था वही है। ये थी छोटी सी कहानी बड़े भाई साहब। लगभग प्रेमचंद जी ने 300 कहानियां लिखी है। यदि उनमें सर्वश्रेष्ठ कहानी देखी जाए तो बड़े भाई साहब उनमें से एक है, जिसका काफी प्रयास के बाद लगभग इस नाटक को बनाने में 6 महीने का समय लगा इनको, क्योंकि सबसे मेन बात होती है डायलॉग को रखना। और इसका सबूत देने के लिए मैं हिमानी मैम को बुलाना चाहूंगा कि हिमानी मैम आए और नाटक क्या है, बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है, आप इनको 5 मिनट के समय में बताएं। मैम आइए, मैम के लिए जोरदार ताली बजाएं आप। हेलो, नमस्कार। मैं भी एक अभिनेत्री हूँ और नाट्य मंचन में काम करती हूँ। काफी प्ले किए हैं। एक्चुअल में ये जो प्ले होता है ना, ये एक तरह से आपको मैसेज देने का काम करता है। छोटी छोटी विधाएं हैं नाट्य की, उसको हम प्ले करके आप लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको किस तरीके से, कैसे निर्वहन करना है अपना दायित्व। आजकल दौर पिक्चरों का है। पिक्चर देखते हैं, लेकिन क्या सीखते हैं उससे? कुछ सीखते हैं क्या? कोई ऐसी चीज जो आपके काम आती है? मात्र मनोरंजन। लेकिन नाट्य में क्या होता है बेटा? वहां एक हेलो, आई एम ऑल्सो टीचर, टीचर भी हूं। तो नाट्य में आपको एक मैसेज, एक संदेश दिया जाता है, जिससे कि आप जागरूक हो पाते हैं कि आपका दायित्व किस प्रकार होना चाहिए। इसको करने के लिए जो पीछे मेहनत होती है वो शायद आप अभी नहीं समझेंगे। एक एक डायलॉग याद करना, एक एक भाव भंगिमा, ये नाट्य मंचन का ही एक रूप है जो आप देखते हैं। ये एक लाइव टेलीकास्ट है, कोई पिक्चर नहीं है कि रीटेक हो गया। आपके सामने कितनी जल्दी आपने देखा, अभी एक छोटा सा देखा आपने, कोई रीटेक नहीं, कोई गलती नहीं, और साथ में आपको क्या मिला? एक मैसेज। ठीक है ना, एक संदेश मिला, कुछ सीखा आपने। तो जिंदगी जो है ना बेटा, वो सीखने का नाम है, किसी भी तरीके से, चाहे वो नाट्य मंचन के द्वारा आप सीखे, चाहे आप कुछ भी करें, सिर्फ सीखिए। और मैं ये चाहूंगी कि आप यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने आए हुए हैं, तो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माता पिताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। थैंक यू। ये थे हिमानी शर्मा मैम, जिन्होंने अभी रोल प्ले किया था। और मैं जोरदार ताली के साथ एक मुंबई के बहुत बड़े कलाकार अश्वत्थामा दादी जी को बुलाना चाहूंगा, लेकिन ताली बजाओ लेकिन आप। किसर आओ, बिल्कुल। और नाटक क्या है, क्या संदेश देता है बच्चों के लिए, 5 मिनट। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग?
अच्छे हैं सब लोग। हम सब जिंदगी में नाटक करते हैं, करते नहीं करते? सब लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं नाटक करते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो पापा से अलग तरह से बातचीत करते हैं, मम्मी से अलग तरह से बात करते हैं, अपने दोस्त से अलग बात करते हैं। आदमी एक ही है लेकिन बात करने का अंदाज अलग अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। मैडम से अलग तरह से बात करेंगे, सर से अलग बात करेंगे, प्रिंसिपल से अलग बात करेंगे, दुकानदार से अलग तरह से बात करेंगे। तो हमारी बातचीत की जो शैली है वो सब अलग अलग है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अभिनय कर रहे हैं। वही अभिनय हम लोग मंच पर करते हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने पात्र होता है। अभी आपने देखा नाटक, कौन सा देखा? कौन सा नाटक देखा आपने भी? बड़े भाई साहब। क्या था उसमें? क्या था उसमें? क्या किया बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए, छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए क्या किया? बड़ा भाई कितनी बार फेल हुआ? 6 बार। लेकिन क्या करता था उसको? छोटे भाई को प्रमोट करता था, पढ़ तू पढ़। तो बड़े भाई का रोल अदा किया, यद्यपि वो फेल हो गया। तो इस प्रकार से जिंदगी में हम जब भी निराश हो जाते हैं तो हमारे आजू बाजू में जो लोग होते हैं आपको प्रमोट करते हैं, वो भी क्या है? अभिनय। तो हम लोग कम से कम एक रोल तो बढ़िया करना जानते हैं। कौन सा वाला? जैसा हम हैं। चलिए कुछ प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली पूछिए। मैं भी एक नाटककार हूं, किसी को पूछना है तो। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? अच्छा, एक आप सब लोग नाटक कर सकते हैं? नहीं? यस सर, हम सब नाटक कर सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे बड़े ड्रामेबाज होते हैं। हम सब नाटक कर सकते हैं बड़े इत्मीनान के साथ। तो आगे से यदि कोई नाटक हम लोग तैयार रखेंगे करेंगे तो आप सब तैयार हैं? यस सर, एवरीबॉडी से हमें टू बी। यस सर। चलिए, और आगे हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नाटक लेके आ रहे हैं। हमारे साथ है श्री राम शर्मा जी, और बहुत अच्छे ये नाटककार हैं, नाटक लिखते हैं, नाटक तैयार करवाते हैं। और पहले भी आप लोगों के बीच में एक लोग नाटक लेकर आए। आइए मैं आवाज देता हूँ श्री राम शर्मा जी हमारे बीच में। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। भारत माता की, एक बार फिर भारत माता की। उसके बाद हाथ नीचे और मुंह बंद। मेरे प्यारे सामने बैठे हुए रेजिडेंस के नए सितारे जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे विशेष बात करना चाहूंगा, क्योंकि बैक बेंचर ही भविष्य बदलते हैं। निश्चित रूप से आप सब इस देश के वे फूल हैं जो देश में महक उत्पन्न करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े भाई साहब एक नाटक नहीं है, आपके लिए एक संदेश है। और मैं जब भी इस बड़े, आप 2 मिनट बैठेंगे मैडम, पीछे वाले 2 मिनट बैठ जाएंगे प्यारे बच्चे। यस, एक सवाल मैं आपके लिए करता हूं और आप जवाब जो भी देंगे उसके लिए एक पुरस्कार पक्का। क्या बड़े भाई साहब गलत थे या सही? मेरे हिसाब से तो गलत थे। मैं कहना चाहूंगा गलत थे। क्यों कहना चाहूंगा कि जब आदमी अपने कर्मों को सफल नहीं करता तो उसको संदेश देने का कोई हक नहीं है। आपको तो कुछ आता नहीं, आप तो कुछ सफल बने नहीं, दूसरे को कह रहे कि पढ़ो। अर्थात थोता चना बाजे घना। इसलिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दोस्त कह सकता हूं मैं क्योंकि डेफिनेटली विचार समान है। आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। जब तक हम अपने कर्मों को स्थापित नहीं करते तब तक हमें संदेश नहीं देना चाहिए। पहले खुद पढ़ो, खुद आगे बढ़ो, उसके बाद में फिर देश के लिए नए निर्देश उत्पन्न करो। 4 पंक्तियां आपके लिए प्यारे बच्चों के लिए, आपके लिए विशेष तौर पर, कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अपनी भुजाओं पर, अपनी भुजाओं पर अगर भरोसा कर लो तो ये तो धरती है, तुम आकाश बदल सकते हो, आकाश बदल सकते हो।
4 शब्द देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। धर्म, बोलेंगे मेरे साथ? अर्थ, काम, मोक्ष। अगर मैं जीवन कहूं तो 4 ही शब्द हैं। इन चारों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, अभी से ही अपने पढ़ाई के धर्म को पूरी तरीके से निभाएंगे, बाकी शब्द बाद में समझ में आएंगे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इस नाटक का जो मंचन किया, जो मेन भूमिका निभाई, अभिषेक जी गौतम, मैं बुलाना चाहूंगा पूरी टीम को। अभिषेक जी गौतम, और मनोज सर से निवेदन करूंगा। मैं एक बार आप सभी का परिचय करवा देता हूं अपनी टीम से। फाइनल बात आप ये बताइए, संदेश मिला नहीं मिला, कौन क्या था, वो सब छोड़िए। नाटक कैसा लगा? नाटक कैसा लगा? नाटक कैसा लगा? उन कलाकारों से अब आपको मिलवाते हैं जो कलाकार आज मेरे एक आग्रह पे आपके साथ आए हैं। इसकी पूर्व रिहर्सल हम लोग इतनी करते नहीं है क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने मेरे छोटे भाई की भूमिका अदा की। एक अभी दूरदर्शन का एक सीरियल आया था, मुझे नाम याद नहीं है उसका, उसमें भी इन्होंने कई सारे पात्र अदा किए हैं। हाल ही में शेखर सिंह लाखोट एक वेब सीरीज है, उसमें भी इन्होंने अभिनय किया है। काफी सारी वेब सीरीज और इसमें अभिनय किया है इन्होंने। आमंत्रित करता हूं आकाश वाडिया को, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। इन्होंने फिल्म निर्देशक सीमा कपूर और फिल्म निर्देशक शशांक खेतान के साथ काम किया हुआ है। कई सारे एक्टर्स हैं जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्हें आपने वेब सीरीज में देखा है, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां कि आज आकाश हमारे लिए समय निकाल करके आए। 2 नए बच्चे जिनका आज पहली बार इस स्टेज के साथ ही हमारे साथ पदार्पण हुआ है, क्योंकि हमारी जो टीम है कई सारे उसमें बॉम्बे हैं, कई सारे बाहर हैं, तो उन्हें बुला नहीं सकते। तो कोटा के 2 बच्चे और हैं जिनका पहली बार पदार्पण हुआ, और उनके लिए इतनी तालियां बजनी चाहिए ताकि उनको ये हौसला मिले कि हाँ हमने ठीक किया है और आगे निरंतर हम और अच्छा करते चले जाएंगे। कुणाल गौतम और आमंत्रित कर रहा हूं रजत मेहरा को। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। इस नाटक का ये 55वां शो है। इस नाटक के 54 शो बरेली, मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहां हो चुके हैं। इस नाटक का ये 55वां शो है। और रेजोनेंस में नाटक करने का, मैं जितनी भी रेजोनेंस की फैकल्टी है उनको बता देता हूं, मेरा दिल से संबंध है, क्योंकि रेजोनेंस के साथ एक ऐसी शख्सियत का नाम जुड़ा हुआ है। मैं खुद अभी जब उनका नाम ले रहा हूं तो क्योंकि मैं आइडल मानता हूं, आदर्श मानता हूं उनको अपने जीवन में, आर.के. विशाल। मैं रामगंज मंडी से हूं, मेरी मूल पृष्ठभूमि रामगंज मंडी से है, और रामगंज मंडी के पास एक कुंभकोट गांव है। उस कुंभकोट गांव की एक छोटी सी बस्ती से निकल करके आर.के. सर ने जो हमारा मान रामगंज मंडी का पूरे देश और विश्व में बढ़ाया है, मैं धन्य हूं कि आज मैं इस भूमि पे आकर के नाटक कर पाया हूं। धन्य हूं। तो इस अतिथि सत्कार की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं एमएस सर को कहना चाहूंगा कि कलाकारों को कुछ पुरस्कार देकर के जोरदार ताली बजाएं। लेकिन आप सर वाह, और जितनी ताली बजाए उससे डबल ताली बजानी है अभिषेक जी के लिए। जोरदार, वाह।
ये था हमारा आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर उन्हीं की कहानी बड़े भाई साहब का नाटक, जिसको अभिषेक जी गौतम और उनकी टीम ने बहुत शानदार पारी के साथ इसको निभाया, खेला और काफी संदेश दिया। तो इस आयोजन के लिए कैसा लगा नाटक आप लोगों को? बहुत अच्छा। देखो, इस तरह की जो मंचन होते हैं, इनसे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, और आप लोग जो उत्साहवर्धन करते हैं, उससे जो भी मंच पे जो भी इसको नाटक को जो जीते हैं, जो कला को प्रदर्शित करते हैं, उनका भी हौसला वर्धन होता है। ये सारी एक्टिविटी अपने को भी सीखनी चाहिए कि किस तरीके से मंच को संचालित करते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं। ये आगे चल के आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है आपको। तो मैं तो यही कहूँगा, पूरी टीम को मेरी तरफ से, रेजोनेंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने यहाँ अपना नाटक। एक मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कैसा लगा हमारा नाटक? एक बार और बताओ कैसा लगा, तालियों के साथ। लेकिन मैं एक बार और आपकी तालियां चाहूंगा। आप आयुष्मान खुराना को कौन कौन जानता है यहाँ पर? लगभग सभी जानते हैं। आज जो हमारे यहाँ पर सर खड़े हैं, अभिषेक भैया, आज इनका उनके साथ में शूट था। लेकिन आज मैंने इनके सुबह कॉल किया, इनसे पूछा कि भैया नाटक है तो आप लोग शूट है तो आप वहां जा रहे होंगे। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पहले बच्चों को नाटक दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे। एक बार इनके लिए मैं जोरदार तालियां आप लोगों से चाहता हूं। इसके अलावा कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आपने देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, गार्ड वाला। महेश्वरी सर बुला रहे हैं आप, वो वाला, वो हमारे सर है अभिषेक भैया। साथ में भी एक विक्की कौशल की एक फिल्म आई थी, बहुत सुपर हिट हुई थी, वो जरा हटके जरा बचके। उसके अंदर भी सर हैं, उसके अंदर भी सर ने अदाकारी की है, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे उससे भी। तो एक जोरदार ताली मैं सर के लिए चाहूंगा आपसे। ये गुरु जी है हमारे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप प्रस्थान करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।